नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोरोना जैसी महामारी के बीच भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की कायराना हरकतों के चलते आज पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। पिछले 3 दिनों में हुए 2 बड़ी आतंकी हमलों में 2 ऑफिसर समेत 8 जवान शहीद हो गए। हरियाणा के लाल मेजर अनुज सूद ने भी देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बेटे की शहादत पर पूरा देश, प्रदेश और परिवार को नाज है, तो गम का माहौल भी है और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी। मेजर अनुज सूद पंचकुला के रहने वाले थे। रविवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हुए। आपको बता दें कि हंदवाड़ा में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 13 घंटे मुठभेड़ चली थी। मुठभेड़ में 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद और 3 जवानों ने शहादत दी। 2 आतंकियों को भी ढेर किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों को आज नहीं आने दी। 5 जवानों की शहादत के बाद देशवासियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोमवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने फिर हमला कर दिया। सीआरपीएफ के दस्ते पर हुए इस हमले में 3 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान एक आतंकी को मार भी गिराया। देश एक और जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में जुटे हैं। ऐसे में कई सवाल उठना लाजमी है। हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद का अंतिम संस्कार किया गया। कर्नल आशुतोष शर्मा का जयपुर में अंतिम संस्कार हुआ। आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे सभी लोगों की आंखें नम दिखाई दी। वहीं मेजर अनुज सूद का पंचकुला में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद मेजर अनुज सूद के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपने 2 तस्वीरें जयपुर और पंचकुला की देख सकते हैं। जी हाँ, तो आज पूरा देश गुस्से में है और कई सवाल हैं जो रह रहकर उठ रही है। जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, अब देखिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने, हालांकि लॉकडाउन का दौर है तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। बहुत कम तादाद में लोगों को आने के लिए कहा गया उनके परिजनों की तरफ से, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ये पंचकुला की तस्वीर, शहीद की पत्नी, आप देखिए किस तरह से शहीद को के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको निहार रही है, लेकिन आंख से आंसू नहीं टपका है, क्योंकि यह शहादत हुई है इस देश की रक्षा के लिए। जी तो ऐसे में कई अहम सवाल उठते हैं। 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला बड़ा सवाल यह कि शहादत का बदला कब लेगा हिंदुस्तान, ये बड़ा सवाल है और आज पूरा हिंदुस्तान इस सवाल का जवाब चाहता है। वहीं दूसरे बड़े सवाल की अगर बात की जाए तो शहादत की कीमत पाकिस्तान को अब चुकानी होगी। आज पूरा हिंदुस्तान यही बात कर रहा है। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की वैक्सीन से पहले पाकिस्तान का इलाज जरूरी है। ये 3 सवाल और इन तीनों सवालों का सिर्फ एक ही जवाब इस देश की जनता चाहती है, क्योंकि हमारे जिस तरह से सुरक्षा बलों पर आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क बाज नहीं आ रहा है इन हरकतों से, तो जाहिर सी बात है कि जनता का आक्रोश बढ़ेगा और बढ़ रहा है। यह पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब शहीद का पार्थिव देह पंचकुला पहुंची, तो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हंदवाड़ा में जो शहीद हुए, जब उनके पार्थिव देह उनके पैतृक स्थान पर पहुंची, तो जाहिर सी बात है कि दुखों का पहाड़ परिवार के साथ साथ जो आसपास के लोग थे, यूं कहें कि पूरे मुल्क में एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी थी और सबके जहन में सिर्फ एक सवाल कि आखिर हिंदुस्तान कब बदला लेगा। और बिल्कुल यही वो बड़ा सवाल है कि शहादत की कीमत पाकिस्तान को चुकानी ही होगी। और आतंक के इस वायरस का इलाज
कब होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मेजर अनुज सूद का जब पार्थिव शरीर पंचकुला पहुंचा, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो बिल्कुल सवाल बड़े हैं और अहम सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान से हिंदुस्तान बदला कब लेगा इस शहादत का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जीडी बख्शी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। इसके अलावा आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एडिटर हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर। आशीष, आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, सर पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि शहादत का बदला हिंदुस्तान कब लेगा और कब तक इसी तरह से हम देखते रहेंगे, और पाकिस्तान इस कोरोना काल में, संकट के दौर में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, मैं बड़ा साफ दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान है, अगर वो सोचता है कि वो यहां पे खून गिराएगा और स्कॉट फ्री निकल जाएगा, तो वो भारी गलतफहमी में है। उसको हमने एक छोटा ट्रेलर दिखाया था उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से। 3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर उसने पुलवामा का हत्याकांड किया। हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक करी, 1 साल पाकिस्तान ने चुप्पी साध के रखी है। अब उसने सोचा कि कोरोना के चलते जी, उसको लगा कि भारत की सरकार की तमाम तवज्जो कोरोना की तरफ है, दुनिया की तमाम तवज्जो कोरोना की तरफ है, और ऐसे में ये नापाक मुल्क, ये वाहियात मुल्क भारत के ऊपर इस प्रकार का वार करके साफ बच जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि देयर विल बी कॉस्ट, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। कीमत होगी और परिणाम भुगतने होंगे। जितनी दर्द वो चाहते हैं उनको उतनी दी जाएगी। काफी साफ विदित है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक काफी नहीं थे, तभी वो फिर चुलबुली दिखा रहे। तो इसको दर्जे हरारत हम वहां तक लेके जाएंगे जहां तक पाकिस्तान उफ ना करे। मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात इस वक्त बिल्कुल तबाही की कगार पे है। जब कोरोना वायरस खत्म होगी, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में पाकिस्तान को जो है बहुत भारी इकोनॉमिक क्षति उठानी पड़ेगी, दुनिया को एक इकोनॉमिक क्षति उठानी पड़ेगी। अगर ऐसे में युद्ध होता है तो पाकिस्तान एज अ मुल्क तबाह हो जाएगा। ये गिठान बांध लें। आप सोच रहे थे कि कोरोना वायरस आपकी मदद करेगा बच जाने में, दुनिया की तवज्जो नहीं होगी इसकी तरफ, तो आप बच के निकल जाएंगे दामन बचा के। ये भी याद रखें कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया आपको बचाने नहीं आएगी। लेकिन जीडी बख्शी साहब, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां से तो इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। अगर हम बात वहां के सोशल मीडिया को देख रहे हैं, वहां के तथा कथित जो बुद्धिजीवी हैं, अगर उनके हम कमेंट्स देखते हैं तो वो तो ये कह रहे हैं कि कोरोना का संकट है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलकर लड़ना चाहिए। यानी एक तरफ इस तरह एक काहिल मुल्क है जी, पाकिस्तान एक काहिल मुल्क है, और वो जब सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वो जो है टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने में, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है जी, लड़ाई पे आमादा है। खाने को रोटी नहीं, भीख का कटोरा लेकर कभी चीन के पास, कभी सऊदी अरब के पास, कभी अमेरिका के पास ये जा रहा है, और भारत से दवाइयां मांग रहा है मुफ्तखोरी में। जी जी,
बिल्कुल जी, फिर भी ये अगर युद्ध चाहता है तो इसे युद्ध मिलेगा। बिल्कुल आपका कहना है करारा जवाब मिलेगा। जुडी बख्शी साहब हमारे साथ हमारे आशीष सिंह जो एडिटर हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, वो भी हमारे साथ जुड़े। आशीष, ये लगातार अगर हम बात करें, अगर जो आंकड़ा हमारे सामने है, अगर हम अभी तक की बात करें 3 मई तक का जो आंकड़ा है, 22 सिक्योरिटी पर्सनल यानी शहीद हो गए हमारे लोहा लेते हुए इन 4 महीनों में। और खासतौर पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो बॉर्डर पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस तरह की। अगर केवल पिछले 2 दिन की देख लें तो 8 हमारे जवान और अफसर शहीद हुए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। इसका मेन रीज़न मैं आपको बता दूं कि उसका सोल्यूशन क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे और कंवर चीमा जी को भी बताएंगे। लेकिन ये रीज़न ये है सिंपली कि FATF ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने 4 महीने के लिए पाकिस्तान को एक्सटेंशन दे दिया है कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालें कि नहीं। अब ये जो पाकिस्तान देश है जो कि प्राइमरी उसकी पॉलिसी होती है टेररिज्म, आतंकवाद के इर्द गिर्द ही इसकी पॉलिसी घूमती है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या फिर भारत हो। उसने डिसाइड किया कि अब ये जो 1-2 महीना उसे मिला है, 4 महीने का एक्सटेंशन मिला है, ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैलाने का समय उन्हें मिला है। अब ये करेंगे वापस जी। तो जैसे जनरल बख्शी ने कहा कि उरी स्ट्राइक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया और फिर उसके बाद में हमने बालाकोट का एयर स्ट्राइक किया, तो कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं। इसी तरह से हम ये 2 महीने करेंगे, फिर 2 महीने जैसे FATF की रिव्यू मीटिंग होगी अक्टूबर में, उसके 2-3 महीने देखिएगा पहले आप ये शांत हो जाएंगे। विंटर्स भी खत्म हुए हैं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ये प्रॉपर प्लानिंग है। एक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा पाकिस्तान के अभी तो पिछले हफ्ते ही स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अपॉइंट हुए हैं। इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, यही एडवाइस दे रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी पता है कि वो आर्मी ही चला रही है देश, इमरान खान नहीं चला रहे हैं। और जैसे ही वो एडवाइस दिए हैं, देखिए पिछले एक हफ्ते से क्या क्या हो रहा है। एडवाइजर बने जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा हैं जो कि डायरेक्टर जनरल थे ISPR। जी बिल्कुल, तो इस तरह की सलाह इन्हें मिल रही है। जुडी बख्शी साहब आपने सुना, आशीष सिंह को भी सुना, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान को अपने मुल्क पर ध्यान देना चाहिए या कोरोना का जो संकट आन पड़ा है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके बावजूद भी उससे इतर हिंदुस्तान को किस तरह से परेशान किया जाए उसका पूरा फोकस इसी बात पर है। देखिए, ये मैंने बताया एक जाहिल और काहिल मुल्क है, इसे अपने लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। इनके स्टूडेंट फंसे थे वुहान में, ये कराह के बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि साहब हमें निकाल लो, हमें निकाल लो। इन्होंने हाथ नहीं उठाया, इन्होंने कुछ नहीं किया उनको निकालने के लिए और अपने लोगों को मरने के लिए वहां पे छोड़ दिया। जो भी इनके कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनको ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहे हैं। इस फिराक में है कि कब उन्हें सीमा के पार धकेला जाए। मरना तो उन्हें है ही, वो चाहते हैं कि ये ऐसे मरे कि भारतवर्ष के अंदर ये जो है ये कोरोना फैला कर मरे। जी, ये इनकी जो है चाल है, ये इनकी सोच है, घटिया सोच है। और ये मुल्क इकोनॉमिकली तबाह हो चुका है। इनके जो प्रधानमंत्री हैं जब वो अमेरिका जाते हैं तो वो एक नॉर्मल पाकिस्तान एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास में बैठ के जाते हैं। तरस खा के इनके ऊपर सऊदी अरेबिया के जो राजा थे उन्होंने अपना प्राइवेट जेट इनको दे दिया। वहाँ जाके इन्होंने न्यूयॉर्क में ईरान से बात शुरू की, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में शांति पैदा करने के शांति दूत बनने की कोशिश करी। उसी वक्त सऊदी अरेबिया के जो राजा हैं उन्होंने इनके आदेश दिए कि जहाज वापस लौटाओ, उतारो इसको, आने दो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में। ये हाल है इस मुल्क का। ये तमाशा इनका पूरी दुनिया के सामने निगल रहा है। और फिर भी ये मुल्क जो है पाकिस्तान की फौज की गुलामी करते करते ये लड़ना चाहते हैं भारतवर्ष से आखिरी कश्मीरी तक। आखिरी पाकिस्तान की फौज सामने नहीं आएगी। जी, लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज समझती है कि वो जो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर करके बच सकती है, अब नहीं जी, आपको आड़े हाथ लिया जाएगा, आड़े हाथ लिया जाएगा और इसकी देनी जरूरत पड़ेगी है। आपको इसका
जी कभी बख्शी साहब, मैं आपको एक भुगतना रोकूंगा पड़ेगा। बड़ी माफी के साथ। आशीष, आपसे एक सवाल है। पाकिस्तान की अगर बात करें, कोरोना काल चल रहा है और पाकिस्तान एक तरफ से रिकमेंड करता है 1800 नाम उस लिस्ट से निकाल दिए गए जो लिस्ट थी, वॉच लिस्ट थी जो पाकिस्तानी टेररिस्ट की थी। तो यानी एक तरफ इस तरह की हरकतें, बॉर्डर पर इस तरह की हरकतें, आखिरकार पाकिस्तान क्या चाहता है? जो भी थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान को जानता है रोहित, वो सरप्राइज नहीं होगा। जो इस तरह का एक्सपेक्टेशन रखना कि कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है, एक अलग जंग चल रही है पूरे देश की, पूरे विश्व की, ऐसे समय में पाकिस्तान की जो मेन पॉलिसी है आतंकवाद को लेकर, वो कम होगी? बिल्कुल नहीं। उन्हें ये सब ये तो मरने मारने के लिए तैयार होकर आए हैं। जिहाद का भूसा भर के दिमाग में ये सीमा पार करवाते हैं, तो चाहे वो सर्दी खांसी या फिर किसी वायरस से मरे या फिर इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री की गोली से खा के मरे, इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला इन्हें। इन्होंने आतंकवाद कंटिन्यू करना है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। विंटर्स गई है, कमर तो खुद कमर मानेंगे नहीं। कमर को पता है ना, कमर को पता है कि उन्हें किस तरह से आईएसआई कंट्रोल करती है और बाकी सारे एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट को वहां पर किस तरह से बिल्कुल। आशीष, हमारे साथ कमर चीमा साहब मानेंगे उनकी स्माइल से ही रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से। कमर चीमा साहब, बताइए, जवाब दीजिए। आशीष सिंह जो हमारे एडिटर हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, वो ये बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। कमर को पता है कि उन्हें किस तरह से, क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था उनका? सॉरी, मैं सुन नहीं सका। जर्नलिस्ट को वहां पर किस तरह से बिल्कुल आशीष, कंट्रोल किया हमारे साथ जाता है। कमर चीमा साहब मानेंगे पूछ रहे हैं। उनकी स्माइल से ही। कमर, पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बार आपको फिर से दोहरा दूं एक लाइन में, आतंकवाद से बात क्यों नहीं आता? जब पूरी देश और दुनिया लड़ रही है आतंकवाद से, पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद क्यों फैला रहा है? एनकाउंटर पे एनकाउंटर हुए जा रहे हैं। आप लोगों को जान की कीमत नहीं है, आपके लोगों की, हमें तो है यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान का यही मौकफ है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर करता है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म करता है। इंडिया इज नोन एज अ कंट्री व्हिच स्पॉन्सर्स टेररिज्म इन पाकिस्तान। आपको पता है कि अभी भी हमारे पास आप लोगों को जान की कीमत नहीं है, आपके लोगों की, बलूचिस्तान के अंदर और वाया अफगानिस्तान इंडिया आज भी इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है। और हमने इसको यूनाइटेड नेशन में डिस्कस किया है। हमने मनमोहन सिंह को हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमने टेररिज्म कहा था। यूसुफ रज़ा गिलानी ने, आपको याद हो, अच्छी तरह शर्म शेख ने एक डॉसियर दिया था कि मनमोहन सिंह साहब को कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन बंद कराए। हमें उसका जवाब नहीं मिला। और जहां तक कश्मीर की बात आप करते हैं जनाब, देखिए आपने एक इलाके को ऑक्युपाई किया हुआ है, आप दिल्ली से बैठ के उसको चला रहे हैं, वहाँ पे कर्फ्यू है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, 8-9 लाख फौज बैठी हुई है, लोग घरों में पिछले 6-8 माह से महसूर हैं। तो आप क्या चाहते हैं? वो लोग आपको फूलों के हार फेंकें? वो सारी बात आपसे लड़ेंगे? वो एक इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल चल रही है। आप भूल गए हैं कि आपने कब्जा किया हुआ है, और जहाँ पे कब्जा किया होता है वो लोग जवाब तो देते हैं, कभी पत्थर से, कभी ईंट से, कभी गर्म रेत से, कभी किसी तरीके से। तो जो उनका बस चलता है आप बर्दाश्त करें ना फिर उनको, या फिर कब्जा ना करें। तो कमर रोहित, इफ आई कैन आंसर। कमर कब्जा हुआ है, ठीक है आपकी। चलिए एक पल के लिए बात मानते नहीं है, पर चलिए आपका एक तर्क है, ठीक है, कि कब्जा हुआ है। आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में क्यों है? FATF टेररिज्म वाली जो कंट्री है उसको ना, हम इंडिया तो नहीं है। आप तो ब्लैकलिस्ट होते होते बचे हैं, सांप पाल रहे हैं आप आतंकवाद के। कमर चीमा साहब, आप जवाब दीजिए। उससे पहले हमारे साथ GD बख्शी साहब है, मेजर जनरल रिटायर्ड। बख्शी साहब, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहिए कमर चीमा साहब को? मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखें, अब आप FATF पे आ गए, आपने मुझे ये नहीं जवाब दिया कि किसी इलाके में आपने कब्जा किया हुआ है, तो सारी बात आप आतंकवाद तो नहीं देंगे, वो आपको गोलियां मारेंगे, कब्जा दो, उनको गोलियां मारेंगे। कब्जे के लिए आप आतंकवाद से बात कर रहे हैं। इंडिया पहले से कई सरकार पे सरकारें बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। आतंकवाद करो आप एक तरफ और दूसरी तरफ बोलो कि बात करो, ये दोनों तो बातें साथ में नहीं चल सकती ना। बात कीजिए, आगरा समिट नहीं हुई है, शिमला समिट नहीं हुई है, मोदी गए नहीं थे वहां पे परवेज मुशर्रफ की बेटी की शादी में। क्या बात कर रहे हैं आप? सार्क समिट में बात नहीं हुई है, 50 बार बात हुई है। कमर, बात ये मुद्दे की बात आतंकवाद है, 50 बार बात हुई है, हर लेवल पे हुई है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से लेकर ब्यूरोक्रेट लेवल तक हुई है। बातें नहीं होती, आप कह रहे हैं। समिट नहीं हुई है, शिमला समिट नहीं हुई है, मोदी गए नहीं थे वहां पे परवेज मुशर्रफ की बेटी की शादी में। वहां कौन सा आतंकवाद हो रहा है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम भी कह रहे हैं कि आपने भी कब्जा करके रखा हुआ है। नहीं क्या हुआ? मोदी साहब का प्रोग्राम लेके आया था मोहब्बत का, यहाँ पे वो
बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे कुलभूषण यादव? आपकी अभिनंदन यहाँ पे क्या करेंगे? आपने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आप हमने स्पाई पकड़ के छोड़ दिया। अभी भी आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? आप पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन बंद कर रहे हैं। आप बता दो ना, एक न्यूज इन्फिल्ट्रेशन की एनकाउंटर की, आप क्या क्यों नहीं हो रहे? एक इंडियन इन्फिल्ट्रेटर की बॉडी भिजवा के दिखाइए, पिक्चर तो दिखाइए, न्यूज तो दिखाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? हवा में बातें करते रहते हैं। आपके साथ बात नहीं जी करेंगे। कमर चीमा साहब रुकिए। जी जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। कमर चीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, मैं कमर चीमा साहब को ये याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान को बहुत जरूरत है अपने गरेबान में झांकने की। बलूचिस्तान में उनकी फौज क्या कहर ढा रही है वहां की आबादी के ऊपर, उसको तवज्जो देने की। आपकी फौज पीओके में क्या कर रही है उस पे तवज्जो दें। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपकी फौज क्या कर रही है गिलगिट बाल्टिस्तान में, उसकी तरफ आप अपनी जरा गरेबान में झांके। आप अपने शियाओं को क्या कर रहे हैं, आप अपने अहमदियों को क्या कर रहे हैं, आप अपने सिंधियों को क्या कर रहे हैं। कश्मीरियों के बकौल इंडियन आर्मी का कश्मीर में होना एक दहशतगर्द आर्मी का एक्ट है। वो समझते हैं कि एक दहशतगर्द आर्मी उनकी टेरिटरी में कब्जा करके बैठी है। क्या कहेंगे आप? कश्मीरी आपको गोलियां मारते हैं, आप अपने अहमदियों को क्या कर रहे हैं, आप अपने सिंधियों को क्या कर रहे हैं। कश्मीरियों के बकौल इंडियन आर्मी, आपकी आर्मी वहां पे जो टेररिज्म की एक्ट चला रही है, माइनॉरिटीज को मारती है। इक़्वाम मुत्तहिदा की आज की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट ये कहती है कि कोरोना वायरस कश्मीर में आ चुका है, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होने की वजह से पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। आपने वहां पे बुनियादी हकूक ही लोगों से छीन लिए। आप कौन से सेकुलर डेमोक्रेटिक टेररिज्म की एक्ट? आपको पता है आपके देश में क्या हो रहा है? आपको पता है आपके देश में क्या हो रहा है? इंडिया का छोड़ो, अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी 130 पाकिस्तान की जमीन पे। 130 इंडिया ने नहीं उन्हें अनाउंस किया है। यूनाइटेड नेशन नहीं मानते इंडिया की, मत मानो, यूनाइटेड नेशन की तो मान लो। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, हम अफगान जहाज में इन्वॉल्व रहे हैं जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका ने पैसा दिया था। पाकिस्तान में जहादी तंजीमें बनी थी, ये एक रियलिटी है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर के मसले को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और लीगल तरीके से देख रहा है, और हम कश्मीरियों को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। अगर कश्मीरी आपको पत्थर मारेगा तो ये आप कश्मीरियों को गुस्सा समझिए। आप क्यों मार रहे हैं? दिल्ली से पाकिस्तान गोली मार रहे हैं, और उसका जवाब 10 दिन पहले इंडियन आर्मी ने दिया था। 105 mm फील्ड गन। कान खोल के सुन लो कि अगर पाकिस्तान ने हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करी, कोई हक नहीं है तुम्हें कश्मीर की तरफ झांकने का भी। आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, आप उससे हाथ धो बैठोगे। कश्मीरियों को हक दो, वो अपनी मर्जी से कश्मीर चलाएं। आप 6-6 महीने लोगों को नजरबंद करते हैं। आप सेकुलर डेमोक्रेटिक मामलात में दखल अंदाजी करी, अपने मुल्क की कानून की डेफिनेशन करनी नहीं आती की तरफ क्या आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जो कि 6 महीने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करना जमहूरियत है? कमर चीमा, आप पता नहीं आपके पास कौन सा चाइनीज गूगल शायद ब्लॉकेज है, राइट? चाइना में गूगल शुगल नहीं चलता ना, आपके पास वो एक्सेस नहीं है। आई थिंक यूट्यूब बंद भी है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में 370 का एब्रोगेशन का मामला यहाँ पे डिस्कस भी हुआ है, रेज भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी दिया है, उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आपको लग रहा है एक मोदी या फिर एक कोई दूसरा अमित शाह कर रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे पार्लियामेंट ने प्रोसीजर फॉलो किया, लोअर हाउस, अपर हाउस, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ और सब जगह से ये क्लियरली पास हुआ है। आप ढोल नगाड़े पीटते रहिए कश्मीर के नाम पे, वो मुद्दा है नहीं, क्योंकि उस मुद्दे पे बात करोगे तो फिर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे जिस पे आप बात करने लायक हो नहीं। मुद्दा ये है
कि आप टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आप बात कीजिए, पहले की भी भारत की सरकार ने बातें नहीं की है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने बातें नहीं की है, बात ठीक है, बात करनी चाहिए। यह आतंकवाद मुद्दा है, गोलीबारी मुद्दा है। आप मुझे एक पिक्चर, एक वीडियो दिखाइए पिछले 6-8 महीने से, एक किसी ने अगर पत्थर मारा है वहां पे तो बताइए, एक 6-8 महीने से पिक्चर वीडियो दिखाइए। खैर आपके पास तो चाइनीज गूगल, चाइनीज यूट्यूब होगा, वहां पे फिल्टर होके आता होगा, टिकटॉक चलता होगा आपके यहाँ। चाइना पे इतना डिपेंडेंट है ना आप लोग। गोलीबारी मुद्दा है। आप मुझे एक पिक्चर, एक वीडियो दिखाइए पिछले 6-8 महीने से, एक किसी ने अगर पत्थर मारा है वहां पे तो बताइए, एक वीडियो दिखाइए। खैर आपके पास तो चाइनीज यूट्यूब होगा, वहां पर फिल्टर होके आता होगा, टिकटॉक चलता होगा आपके यहाँ। चाइना पे इतना डिपेंडेंट है ना आप लोग। कमर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भारत सरकार कश्मीरियों के साथ में बैठ के बात कर ले, लेकिन आप वहां से आतंकवादी भेजेंगे गोला बारूद के साथ में। भाई कश्मीर के लोग अपना हक मांग रहे हैं, आप होगा वहां पर फिल्टर होके आता होगा, हक मांगना मना। नहीं, आप कौन होते हैं कश्मीर के ठेकेदार? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ आप कौन होते हैं कश्मीर के ठेकेदार? से बात कर ले, लेकिन आप वहां से आतंकवादी कश्मीर का ठेका किसने आपको दिया? वो आपकी टेरिटरी नहीं है जनाब, आप लोग अकेले जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं? देखिए जीडी बख्शी साहब, कमर चीमा कह रहे हैं कि आपकी टेरिटरी नहीं है। किस तरह की बात, ये कौन सी भाषा है जीडी बख्शी जी? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ आप कौन होते हैं कश्मीर के ठेकेदार? मैं एक मिनट, क्या मैं आ सकता हूँ? जी बोलिए। एक मिनट बख्शी साहब बोलिए। एक मिनट, मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी ने पाकिस्तान को ठेका नहीं दे रखा कि वो कश्मीर में हस्तक्षेप करे, ईरान में हस्तक्षेप करे, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करे, श्रीलंका में बम फोड़वाए और रोहिंग्यास के साथ दे। ये किसने ठेका दिया है आपको और देशों के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने का? और अगर आप करेंगे आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कमर चीमा। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। के साथ किसने ठेका दिया है आपको? ये अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामलों में ये नहीं अंदरूनी मामला, आपको लॉ का पता है? अगर आप करेंगे आप इंटरनेशनल लॉ पढ़े, इक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर डिस्कस, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नहीं है कश्मीर के ऊपर? ये कैसे करके डिस्कस किया? ये कैसे करके आपका अपना मसला है? खुदा का खौफ करो भाई। ये अंदरूनी मामला, आपको लॉ भी भूल गया। ये नहीं अंदरूनी मामला, आपको लॉ का पता है? नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ पढ़ा के अंदर इक़वाम मुत्तहिदा का इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडियन आर्मी और आरएसएस कैसे मीडिया का आपस में साल भर पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुंह पे तमाचा खा कर आए हैं भूषण जाधव के यूनाइटेड नेशन को बात करने दीजिए ना। यूनाइटेड नेशन ने क्यों नहीं की है बात? हम तो रोक भी नहीं सकते। आपके दोस्त है ना चीन बार बार लेके आ रहा है ना। यूनाइटेड नेशन तो बात नहीं कर रहा कश्मीर पे। हम तो परमानेंट मेंबर भी नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। आपके जो दोस्त हैं जिनके सामने आप कटोरा लेके बैठे रहते हैं वो तो लेके आ रहा है बार बार, पर यूनाइटेड नेशन तो बात कर ही नहीं रहा कश्मीर पे। यूनाइटेड नेशंस कमर चीमा कह चुका है कि उसने इसको जो है इंटरनेशनल मुद्दों की लिस्ट से हटा दिया है। वो फेड अप हो चुके हैं। आपका कश्मीरी के रैंक सुन सुनकर उनके कान पक चुके हैं, कान में पीक पड़ गई है उनकी, नहीं सुनना चाहते वो। ठीक है जीडी बख्शी साहब, मैं आपको भी रोकूंगा, आशीष आपको भी रोकूंगा। कमर चीमा मेरी बात एक मिनट सुनिए। अब हम आपको अकेले बोलने का मौका देते हैं पूरा 1 मिनट। हमारा बड़ा छोटा सा सवाल था कि आखिरकार इस संकट के दौर में क्यों इस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। आप जवाब दीजिए, अब आपका वक्त शुरू होता है। हम कोई बीच में नहीं बोलेंगे।
जीडी बख्शी साहब, मैं आपको भी देखिए, रोकूंगा। इंडिया के कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक लोकल स्ट्रगल चल रही है और वो लोकल स्ट्रगल इंडिया कश्मीर के यूथ चला रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के मामले के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल। अगर वहां पे आपने 6 महीने करीब लगाया, इंडिया 6-8 महीने कम्युनिकेशन ब्लैक आउट है, लोगों को बाहर आने की आजादी नहीं है। आज कश्मीर के ऊपर तस्वीरें बनाने के ऊपर पुलित्जर प्राइज मिला है एसोसिएटेड प्रेस के सहाफियों को। इतना कश्मीर जो है वो पर्टिकुलर कंसर्न का एरिया है। आप जब इतना जुल्म करेंगे तो लोग कश्मीरी उठेंगे, वो बात करेंगे, वो आपको टारगेट करेंगे, वो आपको मारेंगे क्योंकि आपने कश्मीरियों को मार रहे हैं। आपकी फौज बैठी है, टारगेट कर रही है, तो हमें क्यों पूछते हैं? ये सवाल आप अपने सियासतदानों से पूछें, ये पार्लियामेंट से पूछें, ये सुप्रीम कोर्ट मीडिया आपस में बैठे और फैसला। ठीक है, कमर चीमा साहब आपको रोकूंगा। जीडी बख्शी साहब, ये आखिरकार ये कब क्यों बार बार इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से होता है? उनके रक्षा विशेषज्ञ भी ये मानने को तैयार नहीं है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जी जीडी बख्शी साहब, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब पिछली बार ये जो बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी, हमने कहा था इन्हें इतने सस्ते में मत छोड़ो, इन पे लगातार और वार करो। लेकिन उस वक्त सोच थी कि इसको डी एस्केलेट किया जाए। जी हमने उस वक्त भी कहा था कि ये फिर कुछ महीने अपने जख्म चाटेंगे और फिर आने की कोशिश करेंगे। ये अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भारी धक्का दिया जाए, ताकि ये मुल्क की जो बुनियाद है वो चरमरा जाए। ठीक है बख्शी साहब, जब तक ये नहीं होगा, ये मुल्क बातों से नहीं मानेगा। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं सुलझेंगे। कमर चीमा, आपको बहुत सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि ये मुल्क की जो बुनियाद है वो चरमरा जनाब, जाए। हमने क्या कार्रवाई करनी जब है? तक ये नहीं कश्मीर होगा, के ये ऊपर मुल्क आपका कंट्रोल बातों से है, नहीं आपकी मानेगा। फौज बैठी है, लातों आप के उनको भूत डील हैं, कर रहे ये हैं। बातों लेकिन से अगर आप ये नहीं समझते हैं सुलझेंगे। कि आपसे डील नहीं हो कमर रहा, चीमा, तो उसका आपको कुछ सियासी बहुत हल ढूंढे ना। आप कार्रवाई मिलिट्रिस्टिक करनी होगी। तरीके से अगर कश्मीर को देखना चाहेंगे, 72 साल से आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सके। जनाब, आप कश्मीर को एक डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और एंगेजमेंट करें कश्मीरियों के साथ, मिल बैठे टेबल के ऊपर और उनसे पूछे जो उनके मामले हैं। अगर आप गन इस्तेमाल करेंगे तो क्या समझते हैं? ये कैसी बात है पता है? कमर जो बात करे ना, कैसी बात है ना, कमर सुन लीजिए, कमर सुन लीजिए। अभी हम आपको सुने 2-3 बार आप लगातार बोले ना, ये वैसी बात है रोहित जी, जैसे कि इन्होंने, याद होगा आपको, अमेरिका के साथ में मिलकर ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए लगातार कई सालों तक ऑपरेशन किए थे, राइट? याद होगा आपको? पाकिस्तान आर्मी ने फुल सपोर्ट किया था, लगातार पैसे भी ले रहे थे अमेरिका से। कहां मिला ओसामा बिन लादेन? पाकिस्तान में, अबोटाबाद में, पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर के ठीक कुछ 100 मीटर दूर सांप इन्होंने छुपा के रखा था। उस नाम पर ब्लैकमेल करके ये आतंकवाद से, दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आदमी, ये इनके आर्मी ने छुपा के रखा था और ये झांसा देते रहे। ये वैसी वाली बात अभी कमर चीमा कर रहे हैं कि कश्मीर के साथ में ये करिए, आप कश्मीर के साथ में वोट करिए। बॉस साहब छोड़ दीजिए नहीं, यहाँ पे कश्मीर के साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ठेका किसने दिया है ये बताने का कि कश्मीर के साथ में? हमने आपको बोला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या करना है? आपको बोलेंगे नहीं, सीधा करेंगे। और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है ना, आई फुल्ली अग्री विद जनरल जीडी बख्शी। 3-4 लगातार ऐसी स्ट्राइक्स होना, तब आपकी पीठ टूटेगी। और एक्चुअली में उनकी इकोनॉमी पे बचा नहीं है कुछ चरमराने के लिए। उनकी जो स्पाइन है ना, वो केवल और केवल उनकी मिलिट्री है। अगर कश्मीर का मुद्दा हट जाएगा ना, तो फिर पाकिस्तान की जनता उनकी आर्मी से और उनके प्राइम मिनिस्टर से और उनके प्रेसिडेंट से पूछेगी, भाई साहब दूध 150-200 रुपए लीटर क्यों है? फिर उनकी जनता पूछेगी, भाई साहब रोजगार कहां है? फिर उनकी जनता पूछेगी, भाई साहब गरीबी क्यों है? वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जनता ये सब पूछे। ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, कमर ऑन रिकॉर्ड बोला है, आप डिनाई भी नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 1 साल पहले, 2018 में, 1.5 साल पहले
नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि कैसे पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इलेक्शन को कंट्रोल कर रही है और रन कर रही है। ये इस तरह से इनकी आर्मी कश्मीर के नाम पे केवल अपना वजूद बना के रखी हुई है। इन्हें कश्मीर को हॉट रखना है, वायलेंट करना है, एनकाउंटर्स करना है। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें, 10 लाख फौज 9 लाख फौज से 1 इलाके को 72 साल से डील कर रहे हैं, सोल्यूशन मिल नहीं रहा। लोग आपको आज भी वक्त गालियां देते हैं, दुनिया आपको कहती है कि आप अपने जो सेकुलर मुल्क है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले। कहीं ना तो कहीं आपके अंदर कोई मसला है, उसको कैसे डील करना है? क्या हिंदू लीडरशिप के जरिए मसला हल करेंगे या डील कर रहे हैं, सोल्यूशन मिल नहीं रहा। लोग आपको लोग मिल बैठेंगे और वो इस मसले को हल करेंगे। क्या आपने आरएसएस और आपका वो जो भिखारी का कटोरा लेके जाते हैं चीन, इसके अलावा कोई दुनिया बात नहीं कर रही है। अभी 1.5-2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, गुजरात में आके गए, कोई बात नहीं हुई। उसके कुछ महीने पहले मोदी वहां पे ट्रंप से जाके बात करके आए, कोई बात नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन में कोई बात नहीं हुई कश्मीर पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो बस। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी को आप बैनुल अक़वामी फोरम में डील करेंगे। हम इंडिया के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते क्योंकि हमें इंडिया पे एतबार ही नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं करते। जी बख्शी साहब, कोई बात क्या नहीं, मैं आ सकता हूं? कोई बात नहीं हुई कश्मीर पे, बोलिए जी बख्शी साहब। कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो। देखिए कमर चीमा, मैं आपको एक बहुत अच्छी जो है मैं सलाह देता हूँ। 73 साल हो गए पाकिस्तान को ये कश्मीर का रोना रुदालियों की तरह रोते हुए। दुनिया के कान पक चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी और देश को कतई भी हमदर्दी है, कतई भी वक्त है आपकी घिसी पिटी रिकॉर्ड सुनने के लिए, वो सुई घिस चुकी है कमर चीमा। और यूएन ने खुद कह दिया था कि हमने इसको इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के रोस्टर से हटा लिया है क्योंकि ये बाइलैटरल मामला है। शिमला एग्रीमेंट के तहत कमर चीमा साहब ये बाइलैटरल मामला है और ये कुछ नहीं होगा डिस्कस सिक्योरिटी काउंसिल में। रो लीजिए, पिट लीजिए, रो लीजिए, पिट लीजिए। चाइना ने इसलिए लाया कि वो उसको बड़ी फिक्र है कि आपको इतना उधार दे चुका है कि उसकी इकोनॉमी भी डूब जाएगी अब आपके जो उधार से। ठीक है, आपको अब अकल आ जानी चाहिए कि आपके देश के हित में क्या है और क्यों आप अपने को तबाही की कारगार की ओर ले जा रहे हैं, तबाही की कगार की ओर ले जा रहे हैं अपने मुल्क को। आपको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है बख्शी साहब, सुन लेते हैं एक बार कमर चीमा फिक्सेशन की क्या दलील अब ये देते हैं आपकी इन तमाम बातों पर जो आपने इनको सलाह दी है। हालांकि सलाह कम मानते हैं ये लोग। चीमा साहब नहीं मानते हैं, अगर आर्मी से है तो पाकिस्तान आर्मी से है तो मान जाएंगे। आपको बड़ी भारी कीमत बख्शी साहब, सुन लेते हैं एक बार कमर चीमा फिक्सेशन की क्या दलील अब ये देते हैं आपकी इन तमाम बातों पर जो आपने इनको सलाह दी है। आशीष, हालांकि सलाह कम मानते हैं ये लोग। कमर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन लेके आया था लेकिन कश्मीर पे डिस्कशन हुआ क्या? आप डेट बताएंगे कब हुआ था? हुआ क्या? आपका बड़ा भाई लेके आया था ना यूनाइटेड नेशन, डिस्कशन हुआ नहीं हुआ ना? हेलो, फेंक दिया ना उठा के, यूनाइटेड नेशन ने फेंक दिया कश्मीर का मुद्दा उठा के। आपको इस चीज का पता है कि आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस ने ही तो आज तक कश्मीर को जिंदा रखा है। हम तो जो बोलते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में कहीं चले जाओ हर जगह ये डिस्कस होता है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेरिटरी कश्मीर का 72 साल का आउटस्टैंडिंग इशू है कि हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में ये लफ्ज है। आप जहां मर्जी चले जाओ आज तक हर मुल्क के आप नेशनल सिक्योरिटी को साउथ एशिया को जब भी पढ़ोगे इंडिया दुनिया में कहीं चले जाओ टू नेबरिंग कंट्रीज राइवल फ्रॉम 70 इयर्स एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। ये कश्मीर के नाम पे आतंकवाद ये पिछले 7 दशकों
से चलाते रहे हैं और इसी से इनकी रोजी रोटी और इनका वर्चस्व है। पाकिस्तान आप बताइए किस लिए जाना जाता है? क्या जॉब्स के लिए जाना जाता है? क्या सॉफ्टवेयर के लिए? क्या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए? ये केवल और केवल टेररिज्म के लिए जाना जाता है। चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, और आज भी 130 टेररिस्ट हैं और इंडिया के नहीं, यूनाइटेड नेशन के डिक्लेयर्ड हैं। अगर इनको केवल कश्मीर से तकलीफ थी तो अजमल आमिर का साहब क्या कर रहा था मुंबई में अपने 10 साथियों के साथ में? क्या कर रहा था वहाँ पे वो? नहीं, मुंबई भी डिस्प्यूटेड है। मुंबई भी डिस्प्यूटेड है क्या? कश्मीर और मुंबई का क्या लेना देना है? हम किसी एक इंडिविजुअल को मैं तो डिफेंड नहीं कर सकता। लेना देना सर केवल आतंकवाद से। इन्हें आतंकवाद ही फैलाना है और कुछ नहीं करना है। चाहे वो पंजाब खालिस्तान के नाम पर करे या फिर वो कश्मीर के नाम पर करे, आतंकवाद ही इनका वर्चस्व का साधन है और कुछ नहीं है। क्या? अरे एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पे ग्रे लिस्ट पे रखा है और आप लेक्चर दे रहे हो इंडिया को आतंकवाद पे। हम नहीं चाहेंगे आतंकवाद ही फैलाना और कुछ नहीं करना। ग्रे लिस्ट में कौन है? आतंकवाद को लेकर ग्रे लिस्ट में कौन है? आतंकवाद जीडी बख्शी साहब आपका फाइनल कमेंट खत्म हो रहा नहीं क्या? जीडी बख्शी साहब फाइनल कमेंट आपका। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पे ग्रे लिस्ट पे रखा है और आप लेक्चर दे रहे हो इंडिया को आतंकवाद पे। जीडी बख्शी साहब आपका फाइनल कमेंट। जीडी बख्शी साहब। एको देखिए, मैं कमर चीमा साहब को सिर्फ साफ दो टूक लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि 3 साल तक बड़े ही धैर्य से हमने जो है एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ी है, विच वॉज कन्फाइंड टू डिफेंसिव एक्शंस, कन्फाइंड टू ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर। अब ये ज़माना ख़त्म हो चुका है। भारतवर्ष की जो आवाम है वो पूरा सब्र खो चुकी है, वो तंग आ चुकी है इनकी लगातार नीडलिंग से जी। लगातार ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर करते आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को इसका कीमत और खमियाजा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी कीमत वो देना चाहते हैं जी, वो उन पर मुनस्सर है। हम उतना दबाव तक डालेंगे जब तक ये बंद नहीं करेंगे। ये कब वो सीमा रेखा उनको लगता है कि काफ़ी दवाई की डोज मिल चुकी है, ये फैसला हम पाकिस्तान की फ़ौज पे छोड़ते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की फ़ौज ये समझती है कि वो साफ अपना दामन बचा के टेररिस्ट आगे करके, और वो टेररिस्ट भी जो औरतों बच्चों के पीछे छुपते हैं, अगर ये दामन बचा के साफ बच जाएगी तो ये बहुत भारी गलतफहमी में जी इनके मुल्क बिल्कुल तबाही की कगार पे है। जी जी जी, हमें धक्का देने का मौका मत दीजिए। 1971 याद रखिए, जबकि आपके देश के 2 टुकड़े हुए थे और 93,000 कैदी अपने हथियार डाल के रो रहे थे, उनकी बीवियां चूड़ियां। फाइनल कमेंट कमर चीमा आपका। जीडी बख्शी साहब कमर चीमा को सुन लेते, फाइनल कमेंट। की कगार पे है, बोलिए कमर चीमा। हमें धक्का देने का मौका मत दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंडिया होश के नाखून ले और कश्मीरियों को टेबल पे बिठा के उनके साथ मुज़ाकरात करे और जो टेरिटरी पे उन्होंने कब्जा किया हुआ उस पर मुसलमानों को हक दे कि वो अपनी मर्जी से अपना मुल्क बना सके, तभी जाके आपकी भी जान छूटेगी और कश्मीरी भी सुख का सांस लेंगे। आशीष जो बात बोल रहे हैं कमर चीमा साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? उन्होंने ये K1 K2 प्लान केवल इसीलिए है। वो कश्मीर में अगर आप बात सुन भी ले, अगर पाकिस्तान की सुन भी ले, कह रहे कि आपको छुटकारा इस समस्या से तभी मिलेगा जब कश्मीर पे आप लोग बात करेंगे। नहीं, हो ही नहीं सकता। 4 युद्ध तो हार चुके हैं ये। 99 कारगिल तो इन्होंने मानी भी नहीं, ये हार चुके। ये लातों के, जनरल बख्शी ने कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, ये कश्मीर वाला मुद्दा, पहली बात इनको ठेका किसने दिया, दूसरी बात कमर आप अरे यार, आप अपना लोगों का बात कर लो, अपने लोगों के वहां पे देख लो, लोग मरे जा रहे हैं। आप अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं करा सकते। बलूचिस्तान देख लो, गिलगिस्तान देख लो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देख लो, बॉस ग्रे लिस्ट में है। IMF से लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, आप ब्याज नहीं भर पा रहे हो। इमरान खान 2 हफ्ते से लगातार लोन की माफी मांग रहे हैं। कश्मीर का कहां से बात कर रहे हो आप? छोड़ दीजिए। लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है ना कि अगर जिस दिन कश्मीर का मुद्दा शांत हो जाएगा ना, इनकी आर्मी को कोई पूछेगा नहीं। वो उनके लिए वर्चस्व की लड़ाई है। साहब, क्या यही हकीकत है?
हफ्ते से लगातार लोगों की माफी मांग रहे हैं। कश्मीर का कहां से बात कर रहे हो आप, छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है ना कि अगर जिस दिन कश्मीर का मुद्दा शांत हो जाएगा ना, इनकी आर्मी को कोई पूछेगा नहीं। वो बख्शी साहब बड़े संक्षेप में एक शार्प कमेंट आपका, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। शार्प कमेंट बख्शी साहब। देखिए, पाकिस्तान की त्रासदी ये है कि 73 साल में से तकरीबन 40 साल उनकी फौज ने इनके ऊपर राज किया है। जमहूरियत क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये कमर चीमा साहब क्या, जब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और फिर ये आके हमको भाषण देते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर। जरा बलूचिस्तान के लोगों को आजादी दे दीजिए, जो करा रहे हैं, रो रहे हैं आजादी के लिए। आप गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को, ठीक है बख्शी साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा, वक्त खत्म हो गया है। जीडी बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कमर चीमा साहब, आज की इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल बड़ी बहस में आज इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।